तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज एक बार फिर चलेंगे पाकिस्तान की क्राइम कैपिटल कराची की तरफ। कल वाले इन एपिसोड में आपने सुना कितना कुछ मुंबई के अंडरवर्ल्ड में और कराची के अंडरवर्ल्ड में मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क मुझे महसूस हुआ है इतने दिनों से जो मैं कराची अंडरवर्ल्ड को स्टडी कर रहा था। सबसे बड़ा फ़र्क ये है, कराची का अंडरवर्ल्ड मुंबई के अंडरवर्ल्ड से ज़्यादा ब्रूटल है, ज़्यादा दहशत गर्दी वाला अंडरवर्ल्ड है। आदमी मारना और बात, लेकिन उसको बहुत ही बुरी तरह से मारना, ये काम क्यों किया जाता है वो मुझे समझ में नहीं आता। और दूसरा, करप्शन। करप्शन हमने मुंबई में भी देखी। बहुत सारे पुलिस वाले अंडरवर्ल्ड की पे रोल पे होते थे, लेकिन कराची में तो उससे भी बड़े लेवल पे पुलिस की और अंडरवर्ल्ड की मिली भगत चलती है। और वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स ओपनली अंडरवर्ल्ड को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, और अंडरवर्ल्ड के लोगों की मदद भी लेते हैं अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए और अपने काम करवाने के लिए। जो काम मुंबई में कभी किसी पॉलिटिशियन ने नहीं किया। आप देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या मंत्री तो छोड़ दीजिए, लेकिन वहाँ तो सब कर रहे थे। प्रेसिडेंट का रोल आता है, प्राइम मिनिस्टर का रोल आता है, इंटीरियर मिनिस्टर का रोल आता है, और जो सूबाई जो चीफ मिनिस्टर हैं, लाहौर पंजाब का चीफ मिनिस्टर हो, उस किस्म के बातें भी निकल के आती हैं। और कहीं ना कहीं जो एक जो पुलिस में एक जो एक जिसको कहते हैं डिवाइड है, जैसे दो कबीलों के लोग एक ही पुलिस फोर्स में हों तो वहाँ भी उनकी दुश्मनियाँ सामने आती रहती हैं। उसी तरह काफ़ी सारे जो तफरकात हैं वो पुलिस के अफसरान में भी देखे जाते हैं। तो ये कुछ नई बातें मुझे वहाँ से देखने को मिली। और वहाँ पे क्राइम बहुत इम्प्यूनिटी से होता है। मुंबई में फिर भी मौका देख के किया करते थे, लेकिन कराची में तो कोई मौका नहीं, कुछ नहीं, शरेआम और इतने लोगों के सामने किया जाता है, फिर भी कोई गवाह सामने नहीं आता। लियारी जैसे इलाके में सैकड़ों हज़ारों लोगों के सामने कोई बड़ा क्राइम होता है, लेकिन कोई पुलिस वाला आके रोकता नहीं, कोई लोग उनके खिलाफ खड़े नहीं होते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे घर में औरतें हैं, बच्चे हैं, वो सब देख रहे हैं, आगे वाले उन पे फ्यूचर पे क्या असर होगा, ये बातें किसी ने गौर नहीं की। शायद या कुछ थोड़ा सा वहाँ पे लोग बढ़ा चढ़ा के भी बातें करते होंगे, लेकिन जिन लोगों से मैं खबरें इकट्ठी कर रहा हूँ, जो मटेरियल वहाँ का पढ़ रहा हूँ, जो पुलिस के बयानात हैं, जो कोर्ट की जजमेंट्स हैं, वो सब इसी तरफ इशारा करती हैं कि कराची का अंडरवर्ल्ड कंपेयर टू बॉम्बेज अंडरवर्ल्ड बहुत ज़्यादा ब्रूटल और खूंखार है, और दुश्मनियाँ बहुत सालों तक चलती हैं। आपको मैं कल की लड़ी को आगे चलाते हुए एक उदाहरण देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। कल आपने डकैत का, रहमान डकैत का किस्सा सुना, कैसे पुरानी दुश्मनियाँ निकालने के लिए क्या क्या किया करते थे लोग, और कैसे उनको अंजाम तक पहुंचाया जाता था। और उनकी ब्रूटैलिटी जो नूरा के केस में आपको बताई थी, जो डंकी काट का किस्सा, उसी किस्म का एक और किस्सा सामने आता है। बहुत साल डकैत के मरने के बाद उसका जो भाई उज़ैर, वो लीडर बनता है, और वो दुश्मनी किससे निकालता है? उस शख्स ने जिसने बहुत साल पहले उसके बाप को मारा था, मतलब रहमान डकैत के पिता के भाई को मारा था। उसका बदला उसका भाई का बेटा लेता है, जिसका नाम उज़ैर है, जो रहमान के मरने के बाद बलोच गैंग का, लियारी गैंग का नेता बनता है।
और वो कितने सनसनीखेज तरीके से बदला लेता है। मारने वाला कौन था उसके बाप को, उसका नाम था हाजी लालू। लल्लू भी कह देते हैं पाकिस्तान में, तो लालू भी कह देते हैं। स्पेलिंग वही है जो हमारे लालू प्रसाद यादव के हैं। तो लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान का एरिया है तो लल्लू बहुत पॉपुलर वर्ड है वहाँ पे। तो ये लल्लू जी जो हाजी लल्लू या हाजी लालू कह लीजिए, उसके 3 और 3 6 बेटे, उनमें से 3 बेटे कहीं से हाथ लग जाते हैं उज़ैर बलोच के पास, जो लियारी गैंग का नेता है। उनके ऊपर निगाह रखी जाती है। कराची के एक बहुत हाई एंड लोकेलिटी में एक किसी फंक्शन को लेके पार्टी का आयोजन हो रहा था। इनके पास खबर लग गई कि वो 6 में से 2 भाई और एक उनका दोस्त वो उस पार्टी में शामिल होने के लिए जाएंगे। ये पहले से अपने तरीके से फील्डिंग लगा के बैठते हैं। जैसे ही वो तीनों, 2 भाई और एक उनका दोस्त, पार्टी अटेंड करने उस जगह पे पहुंचते हैं, वहाँ से उनको किडनैप कर लिया जाता है। कोई उनको रोकता नहीं, किसी को पता भी नहीं होगा कौन है किडनैप करने वाले। तो भरी पार्टी के गेट से बाहर से उनको उठा के लियारी लाया जाता है। और लियारी वही इलाका जहाँ उनकी बादशाहत चलती थी। वहाँ पे लाके उन तीनों को बहुत बुरी तरह पीटा जाता है। उसके बाद उनको एक उसी किस्म के डंकी कार्ट, जो वो गधे वाली जो एक रेडी होती है, उसके ऊपर बांध के उनकी पिटाई की जाती है। अनाउंसमेंट की जाती है उस मोहल्ले के लोगों के लिए कि आप सब बाहर निकलिए अपने अपने हथियार लेके, और इनका जो आपने करना है कीजिए। इनके बाप ने आपके नेता का, जो आपका लीडर है आज, उसके बाप को मारा था, उसका बदला इनसे लेना है। अब देखिए, मारने वाला उनका बाप, मरने वाला दूसरे का बाप, और बदला उसके बेटों से लिया जा रहा है, जिनको शायद कभी पता भी नहीं होगा कि हमारे बाप ने उसके बाप को क्यों मारा। अब लोग अपने अपने हथियार लेके, कोयते, तलवार, जो चाकू, छुरा, डंडा, जो हाथ में आया, लोग लेके निकलते हैं अपने घरों से। बेतहाशा उनको मारा जाता है। बस उसमें इतनी ब्रूटैलिटी दिखाई गई है, मुझे वो बोलने में दिक्कत हो रही है। कुछ यूट्यूब के आजकल कानून भी ऐसे हैं कि कुछ शब्दों पे उनको बहुत इतराज़ है। उनके मतलब हर एक आंख को काटा जाता है, नुकसान पहुँचाया जाता है, और उसके बाद उनको जो तीसरा शख्स का जिक्र नहीं किसी भी रिपोर्ट में, उसको जाते उन्होंने छोड़ दिया या बांध दिया, क्योंकि इनकी दुश्मनी तो हाजी लालू के बेटों के साथ थी। उनका जिक्र हर रिपोर्ट में आया है। मैंने वो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी वो भी देखी है, FIR की जो कॉपी थी, उसमें भी दोनों का जिक्र है। लेकिन शुरुआत वहीं से होती है कि 3 लोगों को किडनैप करके लेके जाया गया। उसके बाद उन दोनों को उसी हैंड कार्ट पे, गधे वाली पे बांध के बाहर ले जाया जाता है लियारी से। रास्ते से फिर वापस आ जाते हैं, और वहाँ पे एक जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उसको जो बेकार की चीज़ें होती हैं उनका हर गली मोहल्ले के कॉर्नर पे ढेर लगा होता है। वो कूड़ा करकट जो ड्राई होता है, जो जिसको हम कचरा कहते हैं, घरों से जो निकलता है कचरा, वो नहीं। भंगार किस्म की चीज़ें पड़ी रहती हैं, किसी की चारपाई टूटी फेंकी हुई है, किसी का पतरा पड़ा है, कुछ है। तो वो काफ़ी बड़ा डंप था, डंप यार्ड जिसको हम कहते हैं, वो कचरे का ढेर बड़ा। उसके ऊपर रख के दोनों के, वो जो ऑलरेडी बुरी तरह ज़ख्मी बॉडी हुई होती हैं, कभी के मरे होते हैं, पता नहीं, शायद उनके सांस भी बाकी हों, किसी कुछ पता नहीं। वो दोनों बॉडीज़ को वहाँ पे लगा के उस डंप यार्ड को आग लगा दी जाती है, और उसके बाद उनकी कोई निशानी, जैसे वो पोस्टमार्टम हो सके या DNA टेस्टिंग हो सके, वो हड्डियाँ तक भी उन दोनों की नहीं मिली।
और ये काम करके उस उज़ैर जो है वो वहाँ से फरार होता है अपने दोस्तों के साथ, लेकिन बाहर बैठ के पूरा अपनी बातचीत चलाता है। बड़े सालों के बाद वो शख्स पकड़ा जाता है और आज दिन तक वो जेल में है और इस केस की जो ट्रायल है वो अभी शुरू होनी है। ये 2013 का मामला है शायद, और आज मतलब 9 साल के बाद तकरीबन 10 साल होने को आए, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुई है। इस किस्म के केस वहाँ पे कराची के अंडरवर्ल्ड के होते हैं। दूसरी, कल के एपिसोड में जो हमने एसएसपी रैंक के पुलिस ऑफिसर की जो बात की थी, जिसका नाम चौधरी असलम था, बहुत से लोगों ने पूछा कि उसका क्या हुआ बाद में। हमने बताया था कि उसको मारा गया। अब देखिए, चौधरी असलम जो था वो ऑफिसर ही नहीं था, बहुत से क्रिमिनल गैंग्स के साथ जो एंटी लियारी गैंग थे उनके साथ उसके बहुत करीब के रिश्ते थे। एक केस में दूसरा स्टडी कर रहा था जिसमें पहले शख्स का हमने जिक्र किया था, जो बेनज़ीर भुट्टो का बॉडीगार्ड था, और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगा कि वो भुट्टो को मरवाने वालों के साथ मिला हुआ था, कुछ अजीब से जेस्चर कर रहा था मरने के कुछ सेकंड पहले, गले पे हाथ रख के कि जैसे ये कह रहा हो कि अभी गला दबाने का मौका आ गया है। तो वो शख्स जो एक समय बेनज़ीर भुट्टो का करीबी रहा, शहनशाह वाजिद शहनशाह, वो शख्स के साथ भी इसी एसएसपी की खास दोस्ती थी। कराची के डिफेंस एरिया के पास बहुत बड़ा एक रमी क्लब उसको खोल के दिया था, परमिशन लेके, इसी एसएसपी पुलिस ऑफिसर। लेकिन वहाँ पे 2 क्लब और चलते थे। वो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, वो मैं आपको आने वाले किसी दिन में फिर सुनाऊंगा। 3 बड़े रमी क्लबों की कहानी, और कैसे कैसे उसमें कितने क्राइम हुए, कितने मर्डर हुए, और अल्टीमेटली वो तीनों क्लब सरकार को, पुलिस को बंद करने पड़ते। उनमें से एक क्लब इसी शहनशाह का था, जो वो पुलिस ऑफिसर के साथ मिलके चला रहा था। उसी तरह जो एक और बहुत बड़ा गैंगस्टर था वहाँ पे, जिसका नाम था इब्राहिम भोलू, वो काफ़ी नोटोरियस बदमाश था। और इब्राहिम भोलू जो है वो दाऊद गैंग के बहुत करीबी था, जिस तरह शहनशाह बहुत करीबी था दाऊद के। अब देखिए, ये लोग दाऊद गैंग के करीबी क्यों होंगे? दाऊद गैंग की मजबूरी थी उन लोगों के साथ काम करना जो सरकार के करीब हैं, जिनको उस समय की, जो भी समय हो, उस समय की सरकार के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ काम करना दाऊद गैंग के लिए ज़रूरी भी था, मजबूरी भी थी। और क्योंकि अगर वो सरकार के नज़दीकी लोगों से डील करते हैं तो उनको उनकी मर्ज़ी का प्रोटेक्शन, संरक्षण मिल सकता है। तो ये एक कारण था। दूसरा, जो दूसरे गैंग हैं, जो जैसे लियारी गैंग था, वो दाऊद गैंग के करीबी नहीं होते थे, क्योंकि वो एक तरीके से अपने आप को लोकल समझते थे और दाऊद को बाहर वाला समझते थे, इसलिए इसके गैंग के साथ कोई वास्ता नहीं रखते थे। और तीसरी बात, दाऊद के हाथ बंधे हुए थे। पाकिस्तान में शरण लेने के बाद कुछ शर्तें, कुछ अंकुश उसके ऊपर लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वो ओपनली, शरेआम, खुलेआम कोई भी बड़ा एक्शन या रिएक्शन जैसे मुंबई में कर लेता था, कराची में करना मुश्किल था। एजेंसीज उसको सामने नहीं देखना चाहती। अगर वो खुद बाहर निकल के ऐसे काम करता है तो उसकी जो हाजिरी पाकिस्तान में है वो नज़र आएगी, जिसको आईएसआई हमेशा छुपाती रही थी उस समय तक। तो करते करते 2014 आ जाता। 2014 में वही पुलिस ऑफिसर, जो एक ज़माने में दाऊद के भी करीब गिना जाता था, और इब्राहिम भोलू के साथ। अब ये भोलू कौन है? भोलू दाऊद के छोटा शकील के इतना करीब है, अगर आपको याद हो 2000 में
सितंबर में छोटा राजन के ऊपर बैंकॉक में अटैक हुआ था। एक तरीके का जानलेवा हमला था, जिसमें हमने 3-4 एपिसोड बना चुके हैं उसके, जिसमें मुन्ना जेंगारा सबसे बड़ा शूटर था, लेकिन उसके साथ जो कराची से शूटर गए थे वो शूटर सब के सब इसी इब्राहिम भोलू के गैंग के थे। तो कितना करीब होगा वो शख्स जो दाऊद के दुश्मन को मारने के लिए अपने आदमी थाईलैंड बैंकॉक तक साथ में भेज सकता है। ये उनके रिश्ते थे। शायद यही कारण था कि लियारी गैंग जो था वो और भी इनसे भड़कता था। इनकी दुश्मनियाँ दूर तक चलती थी, कोई दाऊद तक उनकी पहुंच नहीं हो सकती थी आईएसआई की सिक्योरिटी की वजह से। तो इसलिए दाऊद के साथ लगा आदमी जो उनको हाथ में आता था उसको ख़त्म कर दिया जाता था। जिस तरह आपको मैंने बताया, जिस तरह दाऊद के भाई नूरा का जो वहाँ के लोग जो बताते हैं जो कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, उसी ही तरीके से हाजी लालू के बेटों का मर्डर हुआ और आज तक उसके बाकी के जो बेटे हैं और उसका एक और जो उसका जो ग्रैंडसन है, एक बेटे का बेटा है, वो चारों उस दिन से लेके आज दिन तक अंडरग्राउंड हैं। कहाँ गए किसी को पता नहीं, वो सामने नहीं आ रहे, या तो डर के कहीं छुप के बैठे हैं या अपना बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो आने वाले समय में पता चलेगा। अब देखिए, वही पुलिस ऑफिसर जिसकी वजह से इतनी दुश्मनियां बढ़ी गैंगस्टर्स के अंदर, वो शख्स को 2014 में एक कार बम में मारा जाता है। अब देखिए, पाकिस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की, मुंबई के जो अंडरवर्ल्ड के साथ जो मिले हुए लोग थे, वो किस किस्म की बहानेबाजी करते थे, उसी किस्म की बहानेबाजी पाकिस्तान में पुलिस फोर्सेस करती। अब ये नहीं कहा कि हमारे ऑफिसर को अंडरवर्ल्ड ने मार दिया, वो मरवाया होगा डेफिनेटली उज़ैर के लोगों ने या जो पूरा लियारी गैंग था, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नुकसान इसने किया था और लियारी गैंग के लीडर को मारा था। कार बम लगा के कार में उड़ा दिया, 2 लोग साथ में और थे, तीनों मर जाते। और कहा यह जाता है ऑफिशियली कि वो बम जो था वो तालिबान के एक फैक्शन ने लगाया था, जो अफ़गानिस्तान के तालिबान ग्रुप जो कराची में भी काफ़ी एक्टिव हैं, बहुत बड़ा अड्डा है उनका कराची, हो भी सकता है। लेकिन पहले दिन से ये बयान देना इन्वेस्टिगेशन के पहले, ये थोड़ा अजीब लगता है। और आज तक जैसे हमारे यहाँ एसआईटी बनती है किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए, बाद में उसकी रिपोर्ट आती है, उसी तरह इस केस को कि पूरी हालात के ऊपर एक स्पेशल टीम बनी थी, उसकी रिपोर्ट भी उस टीम ने सबमिट की, लेकिन आज तक उस रिपोर्ट को जाहिर नहीं किया गया, पब्लिक नहीं किया गया। इसका मतलब यही होता है कि सरकार और पुलिस के आला अफसर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अक्सर होता है। तो ये दुश्मनियाँ इसी तरीके से पाकिस्तान में अभी भी चल रही हैं। मुंबई का अंडरवर्ल्ड तकरीबन बहुत बड़े लेवल तक ख़त्म हो चुका है। अब तो थोड़े से छोटे मोटे लोग, शरारती अंसर, जिनको चिंदी चोर मुंबई की भाषा में कहते हैं, वो बचे होंगे। बाकी या तो जेलों में हैं या देश छोड़ के भाग गए या मर खप गए। तो ये प्रॉब्लम जो कराची में आज चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही। आज भी लियारी में वही कुछ हो रहा है, और बल्कि उससे ज़्यादा अब हथियारों की वहाँ पे जो आमद हो रही है, उससे वहाँ की पुलिस जो अभी वहाँ ने, उन्होंने भी एक हिंदुस्तान की तर्ज पे एक एंटी गैंगस्टर और एंटी टेररिस्ट फोर्स बना रखी है। वो काफ़ी जो है वो पाकिस्तानी रेंजर्स के अंडर भी काफ़ी जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो भी काफ़ी काम कर रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन लगता नहीं है कि कोई अंकुश लियारी गैंग और उनके अपोजिट गैंग की गतिविधियों पे लगा है। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म की और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।